ठीक है। दोस्तों नमस्कार, यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में यूपीएससी 2022 के जो क्वेश्चन बच गए थे उसको डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और दो वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस करके दिखाया था कि कैसे आप आसानी से 22 के क्वेश्चन यूपीएससी 2022 के जो जनरल स्टडी के क्वेश्चन उसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। बिना बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना, बहुत उसमें कॉन्सेप्ट में नहीं घुसना, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ रही थी। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए उसको आसानी से बना सकते थे, आसानी से सोल्व करके दिखाया था। इस वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 40 क्वेश्चन ऑलरेडी दो वीडियो में हो गया है, ये 10 क्वेश्चन, ये लगभग 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और टोटल 50 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और देखा आपको ऑलरेडी 40 क्वेश्चन सोल्व करके बता रखा है कि उसमें बहुत नॉलेज, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और ये भी 10 क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन उठाए जो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बच गए 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन भी आप बहुत ज्यादा पढ़ के रिविजन करके जो नोट्स वगैरह है, क्लास नोट्स किसी बुक्स को पढ़ के अगर आप बना रहे हैं तो लगभग लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपकी रेंज में है। और 60 से 70 क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से सोल्व कर दे रहे हैं तो आप आसानी से कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं, कट ऑफ इजिली क्रॉस कर जाएंगे आप। तो इसलिए स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन आप बिल्कुल ट्रिक्स, एलिमिनेशन, कॉमन सेंस को लगा के सोल्व करिए और कोशिश करिए कि वो 40 के 40 क्वेश्चन सही हो। जो 20 क्वेश्चन बच गए उसमें आप नॉलेज, अपने अनुभव, अपने नोट्स, अपने बुक वगैरह को यूज करिए, तभी क्वेश्चन को बना सकते हैं, तभी क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू इंडियन laws about wildlife protection, consider the following statements। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको देखना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो इंडियन लॉ है ना उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। हिंदी में है कि वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। देखिए इस पर थोड़ा सा आपको डिबेट हो सकता है, आपको पता नहीं होगा, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। दूसरा है कह रहा है व्हेन ए वाइल्ड एनिमल इज declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside। ये बिल्कुल जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है। अगर आप इन्वायरमेंट में पढ़ते होंगे तो आपको पता हो कि यदि किसी वन जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वो चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर में, चाहे वो जंगल में हो या किसी मेन लैंड में हो या किसी शहर में या किसी गांव में हो, उसको इक्वल प्रोटेक्शन, समान संरक्षण का हकदार है। जैसे टाइगर है, लायन है, बहुत क्रिटिकल कीस्टोन स्पेसीज माने जाते हैं। तो जो संरक्षण या सुरक्षा उसको दिया जाएगा, तो चाहे वो जंगल में हो या जंगल से बाहर में हो, दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन होगा। और सरकार की कोशिश क्या होगी कि उनके जनजीवन को, उनकी जो जीवन की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए, ताकि ताकि जो वन्य जीव का एक तरह से डाइवर्सिटी है उसको हम बढ़ावा दे सके। तो ये तो बिल्कुल जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है ना, जनरल स्टेटमेंट है, तो इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। तो दूसरा तो 100% श्योर है, और दूसरा अगर सही है तो सी गलत हो गया और डी गलत हो गया। इसी में दो है, इसी में दो। अब देखिए यही दोनों में से कोई एक हो सकता है, तीसरा तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्यों तीसरा जरूरत है? अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं गलत क्यों है। देखिए कह रहा है कि एप्रीहेंशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज ए सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। हिंदी में पढ़े, कह रहा है किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका। इसको पढ़िए, ये काफी डाउट वाला वर्ड है। कह रहा है किसी वन्यजीव जो है, कोई वन्य जीव है, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने, मतलब कोई वन्य जीव मानव जीवन के लिए खतरा बन रहा है, केवल इसके आशंका के आधार पर उस जीव को पकड़ने या मार देने का पर्याप्त आधार होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे लायन है, टाइगर है, अगर वो उसके सामने कोई मानव आएगा तो वो तो खतरा बनेगा ही कि उस लायन या टाइगर की वजह से उस आदमी की जान भी जा सकती है। लेकिन क्या इस आधार पर हम टाइगर या लायन को मार देंगे या उसको पकड़ के कहीं और भेज देंगे? ऐसा तो नहीं है। ये तो काफी एक्सट्रीम, काफी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया ना। और अगर यही अप्रोच रहेगा तो हम कैसे वन्य जीव का सुरक्षा कर सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं? ये तो काफी नेगेटिव, काफी एक तरह से बिल्कुल लिमिटेड सेंस में बात कर रहा है। इसलिए तीसरा क्या होगा, गलत हो गया। और देख रहे हैं हम तो केवल दूसरे स्टेटमेंट से ही तीसरा को छाड़ दिए थे। और पहला पढ़ते हैं। देखिए इन्वायरमेंट में थोड़ा सा इसमें आपको नॉलेज या बुक के अनुभव की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें ऑलरेडी है कि जो जंगली, जो एक तरह से है, जो वन्य जीव है
वो सरकार की ही संपत्ति है, क्योंकि सरकार का ही एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको एक तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए, उसका संरक्षण किया जाए। जैसे टाइगर है, लायन है, अभी देखे ना कि अभी वर्तमान जो केंद्र सरकार है उन्होंने नामीबिया से 7 लायन वहां से कुनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश है वहां पर ट्रांसफर किया था, रिलोकेट किया था। किस लिए? ताकि वहां पर जो लायंस है ना उसको एक तरह से विलुप्त होने से रोका जा सके, वहां पर लायंस की प्रजाति की संख्या को बढ़ावा दिया जाए। तो जो वन्य जीव होते हैं वो सरकार, जो केंद्र सरकार होती है उसकी सोल प्रॉपर्टी होती है, केवल उसी का एक तरह से संपत्ति अधिकार है। इसलिए पहला क्या हो गया? पहला सही है। तो आंसर क्या हो गया? 1 इन 2। देखिए पहला में डाउट था, थोड़ा सा इसमें नॉलेज की जरूरत पड़ रही है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते थे। लेकिन दूसरा तो जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है, और तीसरा वाले क्या है? तीसरा तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, बहुत ही निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो तीसरा को काट के हम ऑलरेडी ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो 50-50 में हम पहुंच सकते थे, और इस दोनों में रिस्क लेके हम बना सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है, अगला क्वेश्चन है, करा कि द वर्ल्ड सेकेंड tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad. ठीक है, recently. Which one of the following statements correctly represent teaching of Ramanuja? देखो रामानुज की बात कर रहा है, रामानुज की बात कर रहा है। अब रामानुज के बारे में जानते हैं, एक तरह से ये सगुन सगुन संत थे। सगुन संत समझते हैं? सगुन संत, ये सगुन संत मतलब जो भगवान की एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं, भगवान के साकार रूप को मानते हैं, भगवान के साकार रूप को मानते हैं। तो एक तरह से सगुन एक संत माने जाते हैं रामानुज, भगवान में आस्था प्रकट करते हैं, मूर्ति पूजा के एक तरह से ये समर्थक है। और इन्होंने एक तरह से दार्शनिक विचार का प्रवर्तक किया था, और उनका नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। आपको पता है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है ये, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद हम एक तरह से पढ़ते हैं, फिलोसफी में कॉन्सेप्ट है एक तरह से ये, तो उसमें देखते हैं विशिष्टाद्वैतवाद, और उसमें रामानुज उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये सगुन संत है, सगुन भक्त है, आपको पता है। तो अगर ये भक्त है, भगवान की आस्था में, भगवान के जो एग्जिस्टेंस है, भगवान के साकार रूप में एक तरह से बिलीव करते हैं, और ये मानता है कि भगवान एक तरह से शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, तो आपको पता होगा कि ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये तो उनका अप्रोच है। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन्होंने कहा कि द बेस्ट मीन्स ऑफ सल्वेशन वाज डिवोशन। हिंदी में पढ़िए, कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। आपको पता है कि अभी बताया कि रामानुजन क्या है? रामानुज जो है वो सगुन भक्त है, सगुन संत है। और अगर कोई भक्त है, कोई संत है जो सगुन भगवान के साकार रूप का एक तरह से उनको पूजा पाठ किया जाता है। आपको पता है ना कि जो भक्त है वही 2 कैटेगरी के हैं, एक सगुन एक निर्गुण। जो सगुन है, जैसे रामानुज सगुन है तो भगवान के साकार रूप को मानते हैं, और जो निर्गुण है वो मानते नहीं कि भगवान का कोई रूप है, कोई मूर्ति, वो मूर्ति पूजा सब नहीं करते। वो बिल्कुल ज्ञान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से भगवान से तारतम्य की बात करते हैं। जैसे कबीर है, कबीर क्या है? निर्गुण संत माने जाते हैं। वो भगवान के सगुन रूप, भगवान के कोई रूप वगैरह को देख नहीं पाते, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान निराकार है, अलग है, निरंजन है, उनका कोई रूप ही नहीं, वो सभी रूप से परे हैं, किसी रूप में भगवान को हम बना ही नहीं सकते। इसलिए निर्गुण जो पंथ है, निर्गुण जो बिलीफ है, वो यही मानता है कि भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान निराकार है, उसका कोई रूप बना ही नहीं जा सकता। लेकिन जो सगुन भक्त है, जो सगुन संत है, वो मानते हैं कि भगवान का कोई रूप है, उसका रूप बना सकते हैं, मूर्ति पूजा के वो समर्थक है। और ऐसे लोग क्या होते हैं? भगवान के भावनाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे लोग भक्त कहलाते हैं। और जब भक्त है वो, तो उनका मूल उद्देश्य क्या होगा? भक्ति। तो भक्ति के माध्यम से ही तो वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहेंगे। तो जैसे भूत जितने जितने भी भक्त जितने भी भक्त संत हैं वो भगवान के आराध्य, अपने आराध्य के प्रति पूरा समर्पित रहते हैं। जैसे कभी जैसे वो आपको दिखाई पड़ता है तुलसीदास। तुलसीदास भी क्या है? एक तरह से सगुन संत है। कबीर, तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, ये सब क्या है? मीरा हो गई। तो ये सब एक तरह से सगुन संत है, तो भगवान की भक्ति में ही पूरे डूबे रहते हैं। तो इनका तो पहला स्टेटमेंट यही सही हो गया कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या? भक्ति था। अगला पढ़िए, कह रहा कि वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतः प्रमाणिक है। वेद शाश्वत की बात ये लोग क्यों करेंगे? क्योंकि भक्त लोग, इनको उससे थोड़ी ना मतलब, उनको तो सीधे पूजा पाठ, भगवान के साथ जो तारतम्यता कैसे जुड़ेगा वो भक्ति के माध्यम से ही जुड़ेगा। तो केवल भक्ति की बात करते हैं ये लोग। तर्क संगत, युक्ति संगत, सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे, बिल्कुल ये सब गलत है। ध्यान की बात क्यों करेंगे? ये सब भी गलत है। समझ रहे हैं? जो रामानुजम में चूंकि वो सगुन संत है, सगुन भक्त माने जाते हैं, तो उनका मूल उद्देश्य होगा भक्ति, और भक्ति के माध्यम से वो भगवान को प्राप्ति करना चाहेंगे, मोक्ष को प्राप्त करना चाहेंगे। अगला है, केरला द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनोग्रेटेड न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। Which one of the following statements are correct regarding सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल के बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है कि सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द
देखिए आपको बताया था ट्रिक में कि वन ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम, मोर देन, लेस देन, ऐसे स्टेटमेंट जनरली क्या होते हैं, इजी या मॉडरेट वर्ड वाले होते हैं। और इजी और मॉडरेट वाले वर्ड वाले सब स्टेटमेंट क्या होते हैं, सही होते हैं। इसलिए पहला क्या हो गया, पहला सही हो गया। पहला सही है तो पहला इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए बी तो गलत ही है। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल ब्रूनी। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, पता नहीं चल रहा है। आगे पढ़िए। कह रहा है प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। देखिए एस राधाकृष्णन, ये नेम फैक्ट्स है। देखिए जब सोमनाथ टेम्पल एक तरह से इसमें ना, चूंकि दोनों फैक्ट्स है तो दोनों को छांटना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन आप दोनों, क्योंकि जनरली जो ट्रिक होता है क्या होता है, अगर कोई फैक्ट्स है, कोई डेटा है, कोई स्टेट्स है, तो जनरली ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। लेकिन अगर हम दोनों फैक्ट्स को गलत मान लेंगे तो केवल वन आंसर सही होगा, लेकिन केवल वन तो किसी में नहीं है। तो हमको इसी दोनों में से कोई एक सही होगा या दोनों सही होगा। तो हम देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, मतलब उसका एक तरह से वर्णन है। तो अगर किसी बुक में किसी चीज का वर्णन है तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें हो सकता है, क्योंकि बुक में बहुत सारे चीजों को कवर करता है। और आपको पता है कि अलबरूनी जब वहां पर आए थे तो सोमनाथ के बारे में वो चर्चा किया था। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है, थोड़ा सा इसमें फैक्ट्स है। अगर आप बुक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये मेंशन होता है कि अलबरूनी सोमनाथ के बारे में कुछ ना कुछ अपने बुक में चर्चा करता है। इसलिए दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि एस राधाकृष्णन के जरिए प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन नहीं किया गया था। वो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के समय में ये कार्यक्रम किया गया था। इसलिए तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 1 in 2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा फैक्चुअल है। लेकिन फैक्चुअल होने के बाद भी हम थोड़ा सा कुछ एलिमिनेशन लगा के क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो देख रहे हैं, पहला स्टेटमेंट तो इजीली छट गया, इजी और मॉडरेट वर्ड से। दोनों फैक्चुअल स्टेटमेंट थे। लेकिन अलब्रूनी चूंकि एक तरह से ट्रेवलर है और वो अपने बुक में उस टाइम की जो बातें होंगी उनको एक तरह से चर्चा किया होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टेटमेंट ज्यादा सही हो, क्योंकि इसमें ब्रॉड चीजों को कवर करने की बात उसमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट सेंस है, बिल्कुल लिमिटेड सेंस में केवल नाम के साथ जोड़ रहा है एस राधाकृष्णन। लेकिन उस टाइम राधाकृष्णन नहीं, बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि फैक्ट्स को इंटरचेंज कर दिया गया हो, एक्सचेंज कर दिया गया हो। इसलिए तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे पढ़िए। कह रहा है इंग्लिश में देखते हैं, चलिए हिंदी में ही पढ़ते हैं। कह रहा है समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय का रूप स्थापित करने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल। इंग्लिश में देखिए। कह रहा है कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टेब्लिश the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles। आपको पता है 12 nautical miles के नजरिए के साथ ही वहां पर एक तरह से बेस लाइन वहां पर डिटरमाइन होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल आप इकोनॉमी में या ज्योग्राफी में पढ़ते थे, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है। तो ये तो सही हो गया। इसलिए दूसरा गलत हो गया, क्योंकि 2 और 3 इसमें 1 नहीं है। आगे पढ़िए। कह रहा ships of all state whether coastal or landlocked enjoy the right to innocent passage through the territorial sea। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जितने भी स्टेट, अगर वो उस भारत, जो कि उस पर क्या होता है, किसी स्टेट कोई भी जो ईजेड होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, उस पर किसी स्टेट का अधिकार नहीं होता, बल्कि जो केंद्र सरकार है उसका अधिकार होता है, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। और जब वो संघवाद के नजरिए से देखेंगे तो उस जो रीजन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो उसमें सभी सभी स्टेट का अधिकार होना चाहिए। इसलिए क्या होगा, ये सही होगा, सभी स्टेट का वहां पर अधिकार है। अगला है कि द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured। ये भी सही है। देखिए ये थोड़ा सा बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। लेकिन फैक्चुअल है, उसके बाद भी ये बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि बेस लाइन जो वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स होता है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो कोस्टल एरिया होता है, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स की तरफ से होता है। तो ये बिल्कुल एक तरह से बेसिक फीचर्स है, बेसिक फैक्ट्स है। इसलिए आंसर क्या हो गया, डी। अगला है, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या है, कह रहा हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए उल्टा बोल रहा है। देखिए ये अर्थ है, अर्थ है, और मान लीजिए यहाँ पर बादल है। और आपको पता है
कि अगर आप जानते हैं कि जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बादल होता है तो आप नहीं देखते बादल के समय में पृथ्वी गर्म हो जाती है। गर्म क्यों हो जाती है? क्योंकि पृथ्वी का जो हीट होता है ना वो ऊपर नहीं जा पाता, बादल से वो टकरा के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि बादल एक तरह से बिल्कुल क्लोज स्पेस बना लेता है, और उसी स्पेस में जो अर्थ की तरफ से देख रहे हैं, ये क्लोज स्पेस यहाँ पर अगर मान लीजिए बादल की तरफ से बना लिया, तो जो हीट निकल रहा है अर्थ से वो इस एरिया को एक तरह से भेद ही नहीं पाएगा और वो बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसी स्पेस में रहेगा। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पृथ्वी क्या होगी, गर्म हो जाएगी। तो ये फीचर्स है। लेकिन क्या कह रहा है, हाई क्लाउड्स प्राइमरी रिफ्लेक्ट्स सोलर रेडिएशन एंड कूल, कूल की बात कर रहा है, नहीं कूल नहीं, वार्म करेगा, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा है कह रहा है लो क्लाउड्स, अगर बादल नहीं होगा तो टेम्परेचर बाहर जा पाएगा, तो टेम्परेचर बाहर जाएगा तो पृथ्वी क्या होगा, ठंडा होगा। तो इसको पढ़िए, कह रहा है लो क्लाउड्स हैव ए हाई ऑब्जर्वेशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग, नहीं वार्मिंग नहीं होगा, कूलिंग होगा। डिफरेंस समझ रहे हैं कि अगर पृथ्वी के आसपास बादल होगा तो पृथ्वी का हीट बाहर जा ही नहीं पाएगा, और जब बाहर नहीं जा पाएगा तो पृथ्वी का ही एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा हाई क्लाउड की स्थिति में। इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि कूल की बात कर रहा हूं, जब बादल नहीं होंगे तो जो हीट है पृथ्वी का वो बाहर जा पाएगा, इसलिए पृथ्वी ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ठंडा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वार्मिंग की बात कर रहा है, इसलिए दूसरा क्या हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग। देखिए ग्रीन वॉशिंग की बात कर रहा है, ग्रीन वॉशिंग। देखिए ग्रीन वॉशिंग दो टर्म से बन रहा है, एक है ग्रीन और दूसरा है वॉशिंग। देखिए ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं ग्रीन वॉशिंग किससे ज्यादा मैच हो रहा है। कह रहा है कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनी प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटल साउंड। इको फ्रेंडली तो ग्रीन से ही रिलेट कर रहा है, और वॉशिंग, वॉशिंग की बात कर रहा है मतलब धोने की बात कर रहा है। वॉशिंग मतलब इन द सेंस कि कंपनी की तरफ से कुछ ऐसे मैनिपुलेशन या कुछ ऐसे प्रोविजन ला रहा है जो वो दावा कर रहा है कि जो उसके प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है। तो इससे थोड़ा सा मैच कर रहा है, लेकिन होल्ड करता है। अगर है कि नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कोस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंट्री। नॉन इंक्लूजन नहीं, नॉन इंक्लूजन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर आपको करना है तो इंक्लूड करिए ना, नॉन इंक्लूजन क्या होगा, बहुत निगेटिव हो गया ना, निगेटिव हो गया। कह रहा इग्नोरिंग, ये भी क्या, इग्नोरिंग द डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस व्हाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इग्नोरिंग क्यों, आपको तो उसको कंसर्न होगा, उसको तो शामिल करना चाहिए। इग्नोरिंग भी क्या हो गया, निगेटिव शब्द हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अगर है कि मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन, नहीं मैंडेटरी तो बहुत एक्सट्रीम हो गया ना, आपको बताया था कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है, इसलिए तीसरा भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बच गया, आंसर है, क्योंकि इसी में एक तरह से बिल्कुल जो ग्रीन वॉशिंग से रिलेट करता है उसको एक तरह से उसमें दिखाई पड़ता है उसके मूल भाव, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो गया, बाकी तीन बहुत निगेटिव है और इसमें तो बहुत एक्सट्रीम की बात कर रहा है, इसलिए तीसरा गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। हम्म, आगे बढ़िए, कह रहा विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा इट इज अ कमिटी सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। ठीक है, फिर है, इसको पता नहीं चला, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। अगला है कह रहा है इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून एंड सितंबर एवरी ईयर। समझ रहे हैं? देखिए इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून एंड सितंबर एवरीवेयर, बिल्कुल एक तरह से एवरीवेयर फैक्ट्स की बात कर रहा है। फैक्ट्स, फैक्ट्स जनरली गलत होता है, इसलिए दूसरा तो गलत ही है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स है वो सही होने के चांसेस नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर तीन इसमें में, तीन इसमें भी है। पहला पढ़ते हैं, कह रहा इट इज अ कमिटी सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। आपको मैंने एक ट्रिक बताया था कि अगर किसी स्टेटमेंट में कोई बॉडी, किसी विंग, किसी डिपार्टमेंट, किसी कमिटीज, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी मिनिस्ट्री, किसी डिपार्टमेंट, किसी इंस्टीट्यूशन का जिक्र है तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली गलत होता है, क्योंकि उसको एक्सचेंज कर देती है यूपीएससी अपने स्टेटमेंट पे। तो ज्यादातर चांस है कि ये गलत ही होगा, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा है कि इट इज अ कमिटी सेटअप बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन, नहीं ऐसा नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। तो आंसर क्या, ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या बच गया, ए। केवल तीसरा सही है, और तीसरा देख रहे बिल्कुल जनरल बात कर रहा है, इट असेस द क्रेडेंशियल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर बिफोर सबमिटिंग रिपोर्ट टू जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर होंगे सब उसको रिपोर्ट करेगा जनरल असेंबली को, तो ये उस सेंस में बात कर रहा है, इसलिए तीसरा क्या हो गया, बिल्कुल पॉजिटिव बात कर रहा है, इसलिए तीसरा सही हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं,
कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी में, और लगभग 2016 में शायद ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, सेम क्वेश्चन कि अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के जरिए इसमें से किस बॉडी को गठित किया गया। और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को ही यूनाइटेड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत गठित किया गया था। ये बिल्कुल देख रहे हैं एक तरह से लॉलीपॉप है, लो हैंगिंग फ्रूट्स है। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक तरह से एडवांटेज मिलेगा, उतना आप नए चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे, और आपको वहाँ से थीम मिलेगा कि क्वेश्चन आगे कहाँ से रिपीट हो सकता है। और अगर रिपीट हो रहा है तो चूंकि प्रीवियस के क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में है ही, तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। कह रहा है इन ए पार्टिकुलर एरिया इज ब्राउट अंडर द 5th शेड्यूल। देखिए 5th शेड्यूल की बात कर रहा है, और 5th शेड्यूल आपको पता है उसमें कौन सा बॉडी है, एटीएम। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इसमें मणिपुर नहीं है। आपको पता है इसी 4 स्टेट के प्रोविजन की बात करता है 5th शेड्यूल में। तो कह रहा है कि अगर किसी एरिया को 5th शेड्यूल में डाला जाता है तो उसे क्या रिफ्लेक्ट होगा, इसमें क्या चेंज होगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। बिल्कुल सही बात है ये, पहला ही ज्यादा सही लग रहा है। हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे कह रहा है कि दिस वुड क्रिएट ए लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। तो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी तो 6th शेड्यूल वाले जो प्रोविजन है उसमें भी होता है, तो 5th शेड्यूल में कुछ अलग थोड़ी ना है ये, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, ये भी ऐसा कुछ इसमें प्रोविजन नहीं है। यूनियन टेरिटरी की बात 5th शेड्यूल से कैसे बनेगा, 5th शेड्यूल में तो जो वहाँ पर जो ट्राइबल एरिया है उसको रेगुलेशन की बात कर रहा है, उसमें ऑटोनोमस अधिकार की बात उसमें कही जाती है। तो लोकल यूनियन टेरिटरी तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। अगला है कि द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट, नहीं ये भी नहीं। देख रहे हैं सी और डी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी कोई ऐसा प्रोविजन है ही नहीं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट ऐसा भी इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। कन्फ्यूजन इसी दोनों में था, लेकिन इस दोनों में सबसे एक्यूरेट है ये, क्योंकि अगर ट्राइबल एरिया में अगर किसी एरिया को 5th शेड्यूल में डाला जा रहा है, यानी वो ट्राइबल एरिया, ट्राइबल सिक्योरिटी जनजातीय लोगों के हिसाब से काफी सेंसिटिव है, इसलिए उसकी सुरक्षा की बात की जा रही है। और उसके लैंड को जो जनजातीय लोग नहीं है उसको कैसे ट्रांसफर कर देंगे, अगर ट्रांसफर कर देंगे तो एक तरह से जन जंगल जमीन की जो अधिकार की बात होती है, जो मुद्दा है वही एक तरह से धूमिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए पहला क्या ऐसा ही है कि दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ठीक है। अगला है कह रहा है इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्लोजर्स रिटेंचमेंट एंड ले ऑफ इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉय वर्कर्स। देखिए वर्कर्स की बात कर रहा है, मतलब लेबर की बात कर रहा है, और लेबर के जो अधिकार है, जो राइट्स है, जो नीड्स है, जो राइट्स है, जो नीड्स है, उसको देखने के लिए एक ही संस्था है, वो है लेबर ब्यूरो। इसलिए इस जो काम इसमें दिखाई पड़ रहा है लेबर से रिलेटेड, वो काम कौन करेगा, लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो ज्यादा एक्यूरेट है, इसलिए आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन चूंकि क्योंकि हमको इसमें 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करने थे। बाकी जो क्वेश्चन 2022 के हैं वो क्वेश्चन थोड़े से नॉलेजेबल वाले हैं, उसको पढ़ने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन 50 क्वेश्चन, फिर भी 50 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको अभी 3 वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया, और 50 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको बनाने के लिए बहुत कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़े, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है। और हर साल यूपीएससी 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे हर साल पेपर में डालती है कि जिसको आधार बना के आप अगर उसको टारगेट करते हैं, उसको सही तरीके से सोल्व कर पाते हैं, तो आप कट ऑफ को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन यहाँ कर दिए, 10 से 15 क्वेश्चन भी आप बुक वगैरह पढ़ के, बहुत जो आपका डीप नॉलेज है, जो नोट्स वगैरह उसको पढ़ के, करंट अफेयर्स जो मैगजीन वगैरह पढ़ेंगे, उससे अगर आप बना पा रहे हैं तो आप लगभग 60 क्वेश्चन बनाने के रेंज में है, बनाने के लिए कंफर्टेबल है। और जब 60 प्लस या 60 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो कट ऑफ आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। तो यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पहले तो आप ट्रिक्स, जो रूल्स है, जो मेथड्स है, जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, उसको अप्लाई करिए, एक तरह से उस पर इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्वेश्चन वहाँ पर गलत होने के चांस बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। फिर आप कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ों को अप्लाई करके क्वेश्चन को बनाइए और आसानी से 60 प्लस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। 22 के जितने क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने थे मैंने डिस्कस कर दिए। अब मैं 21 का डिस्कस करूंगा, और 21 को डिस्कस करके भी दिखाऊंगा कि 50 से 60 क्वेश्चन वहां भी हम आसानी से इन ट्रिक्स का यूज करके उसको बना सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।